Hello students, welcome to OL Expert. This is your physics class and today we are going to discuss the NCERT solutions of the chapter Light. The first question that is asked to you is, suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside the room? Explain. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है. तो अगर रूम के अंदर लाइट नहीं है, so you cannot see the objects inside the room. So what will you write when we are in a dark room? Then we cannot see objects in the room. We can see the objects outside the room. क्योंकि बाहर रोशनी होगी, ठीक है? Because out of the room the light is available and the rays of light can enter our eyes after reflection from the object. ठीक है? तो अगर अंधेरा है तो आप नहीं देख सकते, अगर अंधेरा नहीं है तो आप देख सकते हैं. रूम के अंदर अंधेरा है इसलिए रूम के अंदर में जो भी चीजें रखी हैं वो आप नहीं देख सकते. रूम के बाहर रोशनी है इसलिए आप वहां की चीजें देख सकते हैं. Now the next question is differentiate between irregular and diffused reflection. Does diffused reflection mean the failure of the laws of reflection? देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है स्मूथ सरफेस पे, अगर सरफेस स्मूथ होता है. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे, इसको हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है? और क्योंकि सरफेस भी इररेगुलर होता है तो रिफ्लेक्शन भी इररेगुलर कहलाता है. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करते हैं, पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हम ये कहेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करेंगे या नहीं? तो और दूसरी चीज क्या ऐसा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वर्क नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करते, फेलियर है वो एक. नो, द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डजंट मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है. प्लस हमें कंपेयर करना था रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में. सो ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, सारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं, वेयर एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती हैं. दूसरा पॉइंट है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे होता है और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है वो जो है वो इररेगुलर सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे होता है. तीसरी चीज अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती हैं, वेयर एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होती हैं, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. अब अगर पॉलिश्ड वुडन टेबल है, ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. तो पॉलिश्ड वुडन टेबल जो है उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. क्यों होगा? यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल, क्योंकि जो सरफेस है वो प्लेन और पॉलिश्ड है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी सरफेस प्लेन और पॉलिश्ड होता है तो हम कहते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखें अगर हम चॉक पाउडर. चॉक पाउडर में कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर या डिफ्यूज्ड? तो चॉक पाउडर में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि चॉक पाउडर का सरफेस रफ है. कार्डबोर्ड का सरफेस, वहां पे भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा. क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड का सरफेस रफ है. रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, वेयरएज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऐसा होता है. अगर आप ध्यान से देखें तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है वो कैसा है? इररेगुलर है. कैसा सरफेस है? ये इररेगुलर है. और यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है? रेगुलर है. वो कैसा सरफेस है? रेगुलर है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या है हमारे पास? मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट. एक तो मार्बल फ्लोर जो है वही स्मूथ होता है, ऊपर से पानी आ गया तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया. मिरर की बात करें, मिरर में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है. पीस ऑफ पेपर की बात करें, इस पीस ऑफ पेपर का सरफेस जो है वो रफ होता है तो यहाँ पे जो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सबसे पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सब सेम प्लेन में होती हैं, सब जो है एक ही उसमें होती हैं प्लेन में. ये रही इंसिडेंट रे,
दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर ये 30 डिग्री का है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे थीटा दिया है, दैट इज द सिंबल फॉर एंगल। तो दो जो है ये लॉज हैं, पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं, और दूसरा क्या है कि आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि फर्स्ट लॉ है, हम कहते हैं कि सेम प्लेन में होते हैं तीनों, तो आपको एक एक्टिविटी करके दिखानी है। तो एक्टिविटी का एम क्या है आपका, यही होगा कि आपको ये शो करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये सब सेम प्लेन पे है। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होंगे, एक प्लेन मिरर चाहिए होगा, एक होल्डर चाहिए होगा, एक रे बॉक्स चाहिए होगा। अब करेंगे क्या आप, प्रोसीजर, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द बोर्ड। आप एक को एज ऑफ द बोर्ड, जहां पे आपका बोर्ड खत्म हो रहा है वहां पे व्हाइट शीट का पेपर रखना है। प्लेस अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली, और एक प्लेन मिरर स्ट्रिप जो है वो वर्टिकली प्लेस करनी है, ठीक है, स्टैंड के इस्तेमाल से। फिर आपको रे बॉक्स से लाइट थ्रो करनी है और आपको रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखना है। इंसिडेंट रे मार्क करनी है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मार्क करनी है। देन यू हैव टू फोल्ड द पेपर विच इज बियॉन्ड द एज ऑफ द बोर्ड। फिर आपको उस पेपर को फोल्ड कर देना है। यू विल ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सीन नहीं हो रही है फोल्डेड पोर्शन में, ठीक। क्योंकि ये सीन नहीं हो रही है, नाउ ब्रिंग द फोल्डेड पोर्शन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अगेन इज सीन ऑन द पेज। और जैसे ही आप उसको अनफोल्ड करेंगे तुरंत रिफ्लेक्टेड लाइट दिखने लगेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि द शीट ऑन द बोर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज प्लेन। अगर शीट हम बात करें बोर्ड की, उसको अगर हम प्लेन कंसिडर कर लें तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल जाएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से आपका रे बॉक्स से रे निकल रही है, दिस इज योर मिरर, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो हमें ये दिखाई देगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में से रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नहीं दिखाई देती है ऑन फोल्डिंग द पेपर, और अनफोल्ड करने के बाद हमें ये रिफ्लेक्टेड रे दिखाई पड़ रही है। सो दिस प्रूव्स कि तीनों जो है वो सेम प्लेन पे है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पेज पर आ गए। जब आपने ड्रॉ किया ना तो एक ही पेपर पे आ गए। अगर सेम प्लेन में नहीं होते तो एक पेपर पे ये तीनों रेज आपको नहीं दिखाई देती। तो दिस प्रूव्स कि ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। A person 1 meter in front of plane mirror seems to be dash meter away from his image। ठीक है, प्लेन मिरर के अगर वो 1 मीटर पहले खड़ा है, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, ठीक, ये 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, तो वो अपनी इमेज से कितना दूर होगा, उसकी इमेज भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगी। ये हमने कहा था कि प्लेन मिरर से अगर कोई इमेज बनती है तो जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उतनी ही मिरर से इमेज की भी दूरी होती है। तो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर दूर है तो इमेज भी 1 मीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, टोटल 2 मीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इफ यू टच योर डैश ईयर विद राइट हैंड in front of plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with left hand। ठीक, आप अगर अपना लेफ्ट ईयर टच करेंगे राइट हैंड से तो आपको मिरर में दिखाई देगा कि आप अपना राइट ईयर टच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, क्योंकि प्लेन मिरर में जब आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया है। नाउ द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। जो प्यूपिल का साइज होता है
वो लार्ज हो जाता है जब आप डिम लाइट में देखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, लाइट कम होता है, प्यूपिल एनलार्ज हो जाती है ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। नाइट बर्ड्स में जो है कोन्स जो है कम होते हैं, लेसर कोन्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके रॉड्स हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक, नाइट बर्ड में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस या नेवर। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जब भी हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, हम हमेशा मान के चलते हैं कि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा, सो योर राइट आंसर विल बी आंसर ए, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एनलार्ज्ड, virtual behind the mirror of the same size, real at the surface of the mirror enlarged, real behind the mirror of the same size। पहली चीज, जो रियल इमेज बनती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। तो जो हमारा प्लेन मिरर जिस टाइप की इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है, क्योंकि प्लेन मिरर से बनने वाली जो भी इमेज होती है वो मिरर के पीछे साइड बनती है, हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है एनलार्ज्ड, एनलार्ज नहीं, हमेशा सेम साइज होता है। तो वर्चुअल हो गई, बिहाइंड द मिरर हो गई, सेम साइज हो गई, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? हाउ विल यू डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन? तो अगर हम कलाइडोस्कोप की बात करें, कलाइडोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ कलाइडोस्कोप, तो दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। कलाइडोस्कोप का जो प्रिंसिपल है दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, 3 लंबे लंबे नैरो स्ट्रिप्स होती हैं प्लेन मिरर की, जो कि 60 डिग्री के एंगल पर अरेंज की जाती हैं और उनसे जो है एक प्रिज्म बनाया जाता है। फिर उसको एक ट्यूब के अंदर जो है फिट कर दिया जाता है और एक एंड ऑफ द ट्यूब जो है कार्डबोर्ड डिस्क से ढक दी जाती है और उसके सेंटर पे एक होल बनाया जाता है। दूसरे एंड पे मिरर लगाए जाते हैं। भाई एक एंड तो आपकी कार्डबोर्ड से ढक दी गई, दूसरे एंड पे मिरर लगाए जाते हैं, ब्रोकन पीसेस, मिरर के ब्रोकन पीस लगाए जाते हैं, कलर्ड बैंगल्स लगाए जाते हैं, मतलब कांच के अलग अलग कलरफुल टुकड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड दिस एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज बाय ग्राउंड ग्लास प्लेट। ये एंड जो होता है जहां पे हम लोग अलग अलग कलरफुल ग्लासेस के पीस लगाते हैं, उसको एक ग्लास प्लेट से ही क्लोज किया जाता है। कुछ इस तरीके से होता है, 3 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है हमने 60 डिग्री के एंगल पे अरेंज किया है और ब्रोकन ग्लास पीसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, 2 कार्डबोर्ड डिस्क लेते हैं, एक कार्डबोर्ड डिस्क में होल करते हैं, एक प्लेन मिरर डिस्क होती है बीच में और ग्राउंड पे ग्लास डिस्क जो है लगी होती है। इसके अंदर इस तरीके से जो है हम फिल करते हैं, यहाँ पे ग्लास डिस्क है, यहाँ पे जो है आपका वो कलरफुल बैंगल्स के टुकड़े लगाते हैं हम, ठीक है, और ये जो है कार्डबोर्ड डिस्क है जहां पे पीप होल बनाते हैं जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कलाइडोस्कोप का। जैसे ही आप यहाँ से देखते हैं, आप जैसे ही यहाँ से देखेंगे आपको कलरफुल जो है अलग अलग पैटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का लेबल्ड स्केच बनाना है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट टू नो अबाउट द सीलियरी बॉडी, फिर आपका ये आइरिस का पोर्शन है, दिस इज लेंस, लेंस के आगे कॉर्निया और फिर एंटीरियर चैम्बर होता है कॉर्निया का, ऑप्टिक नर्व होती है। तो इस तरीके से जो है आप कुछ जो है आई का डायग्राम बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gurmeet wanted to perform activity 16.8 using laser torch. Her teacher advised
her not to do so. Can you explain the basis of teachers advice? लेजर टॉर्च क्यों नहीं यूज करने को दिया जाता है? क्योंकि लेजर लाइट जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी आईज के लिए। जो लेजर लाइट होती है वो बहुत हार्मफुल होती है आईज के लिए, और आईज में परमानेंट डिफेक्ट आ सकता है। पर्सन कैन इवन लूज हिज आई साइट, ठीक है, उससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो कभी भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आपको लेजर लाइट की हेल्प से नहीं करने चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। कुछ स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। आईज आर वेरी प्रीशियस, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। हमेशा जो है स्ट्रेट बैठना चाहिए, कभी भी लिखते या पढ़ते समय स्ट्रेट बैठिए। अगर एडवाइस किया गया आपको तो चश्मा जरूर पहनिए। हमेशा अपनी आंखों को साफ पानी से धोइए, बार बार धोइए ताकि कोई धूल का कण आपकी आंख में ना हो। कभी भी सूरज को डायरेक्टली मत देखिए, और हमेशा जब भी पढ़िए लिखिए एक प्रॉपर लाइट में पढ़िए। कम लाइट में पढ़ने से आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। Now the next question is, what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is of angle 90 degree to the incident ray? अब ध्यान से देखना, हमने ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा अगर रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इंसिडेंट रे से 90 डिग्री है, ठीक। अब देखो, here angle of reflection is 90 degree, as we know according to the laws of reflection that angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक। here the angle between incident ray and reflected ray is 90 degree। अब ऐसे समझो ये एक सरफेस है, ठीक, this is the angle, कुछ इस तरीके से जो है आपका एंगल बना है, that is 90 डिग्री। ये आपकी इंसिडेंस रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बीच में नॉर्मल रे भी जाती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, और ये जो है डिवाइड करेगी दोनों को, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो बनता है आपका कैसे, अगर मान लो ये है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज योर प्लेन सरफेस, ऐसे देखते हैं अगर, तो हमने कहा कि क्वेश्चन में कहा गया 90 डिग्री का एंगल है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी तो है कि नॉर्मल जो है बीच में से बाइसेक्ट करती हुई चली जाएगी, है ना। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 45 डिग्री। ये कॉमन सेंस, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हियर द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोला है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। देखो कैसे सॉल्व किया गया है। हमने कहा कि यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, ये हमने बोला यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे की जगह हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2 एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा 45 डिग्री आ गया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा उस हिसाब से 45 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर्स। 2 पैरेलल प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में 40 सेंटीमीटर का गैप है, एक कैंडल रखी हुई है, तो कितनी इमेजेस बनेंगे? यहाँ पे इमेजेस जो है पैरेलल है, ठीक है, देयरफॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। दोनों मिरर जो है वो पैरेलल है, यहाँ पर जो है मिरर जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो बहुत सारी इमेजेस बन सकते हैं, आप गिन नहीं सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, a ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19, draw reflected ray, ठीक। एक ये 2 मिरर है, दोनों जो है 90 डिग्री के एंगल पर मिल रहे हैं, ये 2 मिरर है, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर मिल रहे हैं,
ठीक है, ये वाला मिरर और ये वाला मिरर। तो ये तो 90 डिग्री के एंगल पे है। एक रे आ रही है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इंसिडेंट रे आ रही है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे आपको जो है दिखानी है फ्रॉम द सेकेंड मिरर। ये जो है ये तो नॉर्मल है आपकी, दिस इज नॉर्मल, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखानी है सेकेंड मिरर में, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कैसे बनेगी। तो अगर 30 डिग्री, अगर यहां से 30 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी और यहां से ऐसे एंगल बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। बुझो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 16.21, ठीक। बुझो जो है प्लेन मिरर के एक साइड पे खड़ा है, ए पे खड़ा है, ठीक है, और अपने आप को देखता है। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या वो अपने आप को देख सकता है। ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो पी, क्यू और आर पे हैं, क्या उनको भी वो देख सकता है। ओके, द आंसर विल बी नो। बुझो कैन नॉट सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ही कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी एंड क्यू बट नॉट आर। बुझो अपने आप को भी मिरर में नहीं देख सकता, वो P और Q की इमेज तो देख लेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, पर R की इमेज भी उसको नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो मिरर के उस सरफेस से बाहर है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A in the plane mirror. Can Paheli at B see this image? Can Bujo at C see this image? When Paheli moves B to C, where does the image will move? ये A है, ये ऑब्जेक्ट है। पहला चीज पूछा है क्या पहेली देख सकती है जब वो B पे खड़ी है। दूसरी चीज पूछी है क्या C पॉइंट पे खड़े होकर बूझो देख सकता है। और फिर आपसे पूछा गया है कि B से C की तरफ जब पहेली मूव करेगी तब क्या वो देख सकती है। तो आंसर चेक करते हैं इसका। ए का है इट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। क्या पूछा था आपके ए पार्ट में, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको इमेज कहां बनेगी ये बतानी है। सो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इमेज आपकी इस पॉइंट पे बनेगी, ये होगा आपका इमेज का पॉइंट, इमेज आपकी इस पॉइंट पर जो है वो बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या पूछा था आपसे कि पहेली देख सकती है। यस, पहेली देख सकती है, बूझो भी इमेज देख सकते हैं। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए विल नॉट मूव एज एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। आपसे पूछा कि पहेली अगर बी से सी में जाएगी तो इमेज कहाँ मूव करेगी, तो इमेज मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पहेली मूव कर रही है वेरएज ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता तो इमेज मूव करती, बट ऑब्जेक्ट वही का वही है तो इमेज मूव नहीं करेगी। ओके, so I hope you have got these questions right. This is all for the NCERT solutions. In the next session we are going to discuss another chapter of your class, so do revise all this. Take care of yourself. Bye bye.